हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर अप्रॉक्स 5 वीडियोस में ख़त्म होगा, तो आप इसकी वीडियोस डेली अटेंड किया करना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एट्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें फर्स्ट लाइन में बताया है कि ऑक्सीजन को हम ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं कैसे ब्रेक डाउन करने के लिए, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। ध्यान रखना है आपको, जो एजर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, तो आएगा इनडायरेक्टली। और वो ब्रेक डाउन किन्हें करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को। कई बार ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को। और उन सिंपल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स। और किस लिए ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो एनर्जी पा सके। एनर्जी से क्या होगा, सारी बॉडी की एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल होती है, हार्मफुल। मेनली वो हार्मफुल होती है, वैसे कुछ और प्रोसेसेस में वो यूजफुल भी होती है। यहाँ पर मेनली हम ब्रीदिंग के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो कैसा ऊपर का कन्वर्जन था, दैट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो रहा था। यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। नेक्स्ट लाइन इज इट इज वैसे एक बात और कि अगर आपको कैटाबॉलिक रिएक्शन पता ना हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें एक प्रोडक्ट को हम तोड़ते हैं और उससे कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इसका अपोजिट होता है एनाबॉलिज्म, जिससे हम कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन कैसा होगा, इट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। So next line is, it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. तो अब हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन हमें कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेल्स को, और CO2 निकलती रहेगी। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज नोन एज ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर बताया कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और वो कॉमनली रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वैसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन इज, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखें तो आप अपनी चेस्ट को ऊपर और नीचे जाता हुआ फील करेंगे। You know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. तो हम ब्रीथ कैसे करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन तो बस यही था कि ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को, सिंपल मॉलिक्यूल्स के नाम बताए हुए थे। फिर वो किस लिए ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो एनर्जी पा सके। एनर्जी किस लिए पाते हैं, ताकि वो वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। फिर ये बताया था कि ऑक्सीजन को कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करना होता है, और CO2 और जो ऑक्सीजन है उनका आपस में जो एक्सचेंज होता है उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जो कि कॉमनली रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज 17.1, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on the habitats and the level of organization. तो यहाँ पर बताया कि जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग के, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस बेसिस पर करते हैं, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दी और उसमें पूछा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स ओनली ऑन द हैबिटेट, तो ये ट्रू होगी या फॉल्स? ये होगी फॉल्स, क्योंकि ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें मेनली ना एनिमल किंगडम की टाइप से मतलब बताएगी कि जैसे आर्थ्रोपोड्स में अलग होगा, मोलस्क में अलग होगा, तो उस तरीके से। तब हम पढ़ते हैं फर्स्ट, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस। तो अभी जैसे मैंने सिंपल डिफ्यूजन को अलग से मार्क किया हुआ है ना, तो ऐसे आप मैकेनिज्म्स को अलग से मार्क कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए। तो आपसे जैसे पूछा जाएगा कि स्पॉन्जेस कैसे करते हैं रेस्पिरेट,
तो वो करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अभी जैसे हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे, सिंपल डिफ्यूजन, मॉइस्ट क्यूटिकल, ट्रैकियल ट्यूब्स, तो आपको वो छांटना होगा, तो आपको अलग अलग सबके याद होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। तो यहाँ पर बताया कि अर्थवर्म क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर को। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो अब आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम आपको याद रखना है ट्रैकियल ट्यूब्स। तो वो आपको नाम में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स, ब्रैकेट में फिर लिखा है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगी उसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए गिल्स नहीं दिया, ये बोल दिया कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन से कौन कौन रेस्पायर करता है, तो उसमें ऑप्शन में अगर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है तो वो भी आंसर होगा, और मोलस्क है तो वो भी होगा। लेकिन अब मान लीजिए आपको ये दे दिया टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, तो वो आंसर नहीं होगा। तो आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। Whereas vascularized bags called lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. अब आपसे एक तरीके से ये पूछा जाए कि लंग्स कैसे हैं, वो वेस्कुलराइज्ड बैग्स हैं या नहीं हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या होता है, जिनके पास ब्लड की सप्लाई हो रही है, दैट आर नोन एज द वेस्कुलराइज्ड। अब यहाँ पर वेस्कुलराइज्ड बैग्स किन्हें बोला है, लंग्स को बोला गया है। और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी उसका क्या नाम होगा, ब्रैंकियल या कुछ और, उसका नाम होगा पल्मनरी रेस्पिरेशन। और इसके थ्रू रेस्पायर कौन करते हैं, मैनी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, जिसमें कि हम ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट लाइन इज अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स, वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है मेनली, तो वर्टिब्रेट्स में तो कई सारे ग्रुप्स आते हैं, फिशेज भी आती है, बर्ड्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, सब आते हैं। तो अब वर्टिब्रेट्स में फिशेज गिल्स को यूज़ करती हैं, और जो कि बाकी हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। लेकिन जो एम्फीबियंस है उनका ये नहीं है कि वो सिर्फ लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं, वो गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जब वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे तो उसका नाम होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आपको मेनली तो ये याद होना चाहिए कि अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसको बोला गया था, जो कि गिल्स वाली रेस्पिरेशन थी। पल्मनरी किसको बोला गया था, जो कि लंग्स वाली रेस्पिरेशन थी। और क्यूटेनियस कौन सी रेस्पिरेशन थी, जो कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू थी। याद रखना है मॉइस्ट स्किन, नॉट ड्राई। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लेकिन ये जो मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको बताए हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से एक एक ग्रुप का अच्छे से याद होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैं आपको नाम लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे रेस्पायर करता है। और एम्फीबिया एक स्पेशल ग्रुप है जो कि गिल्स से भी करता है, लंग से भी करता है, और मॉइस्ट स्किन से भी करता है। लेकिन एक बार मुझे याद आ रहा है, मेरे टेस्ट में भी एक क्वेश्चन था, तो उधर एम्फीबियंस के बारे में पूछा गया था। तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था लंग्स, गिल्स एंड ड्राई स्किन, और फिर था ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो वहाँ पर ड्राई स्किन आंसर में आपको इंक्लूड नहीं करना है, याद रखना है, क्योंकि मॉइस्ट स्किन मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो एक एक लाइन पर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, दैट इज 17.1.1, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं इस चैप्टर की, जो कि है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग अबव द अपर लिप्स। हमारे दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल नेयर्स के नाम से भी जानते हैं। जो नोज़ की दो ओपनिंग्स होती है ना, उनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। और वो ओपन कहाँ होती है, हमारे जो अपर वाले लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, उनके ऊपर होती हैं। तो ये तो आपको मतलब पता होगा इनका हिंदी में, और मतलब अपनी बॉडी को इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी तो समझ आने लग जाएगी। नेक्स्ट इज इट लीड्स टू अ नेसल चेम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। फिर हम नॉस्ट्रल्स के जब अंदर जाएंगे तो वहाँ से हम एंटर करेंगे नेजल चेम्बर में, थ्रू द नेजल पैसेज। नेक्स्ट लाइन इज द नेजल चेम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब बताया गया है कि नेजल चेम्बर किसके अंदर ओपन होगा, फेरिंग्स के अंदर। याद रखना है। अब बाद में ना जैसे आपको पूरा सीरियल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, पहले क्या आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर क्या आता है नेजल चेम्बर, फिर क्या आता है फेरिंग्स,
और फिर जो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर ऑर्डर में याद होने चाहिए किसके बाद क्या आ रहा था। अब एक लाइन बताइए कि फेरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हुए हैं और आपको याद रखना है कि फेरिंग्स जो है वो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट लाइन इज द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स जो है लैरिंग्स रीजन के थ्रू ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है। नेक्स्ट लाइन इज लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। तो यहाँ पर हमें बताया कि लैरिंग्स जो है वो किससे मिलकर बना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो एक बोनी बॉक्स है या एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। वो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स। और हमने एनिमल टिश्यूज़ में भी पढ़ा था कि लैरिंग्स मेनली इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो वो आप यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ताकि आप बार बार एक चीज़ को अलग अलग जगह देखेंगे तो आपको याद होगी। और लैरिंग्स का ही दूसरा नाम है साउंड बॉक्स, क्योंकि वो साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट लाइन इज ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। तब हमें बताया गया है कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लोटिस जो है, एक ग्लोटिस होती है कवरिंग, वो कवर हो जाती है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से। वो भी एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। और वो कैसे होता है, थिन या थिक? थिक होता है। और ये किसके बारे में बताया गया है, कौन है वो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप? दैट इज द एपीग्लोटिस, ताकि जो फूड है वो लैरिंग्स के अंदर ना जाए। तभी हमें बोलते हैं कि खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। तब आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया एक्सटेंड कहाँ तक करती है, मिड एब्डोमिनल कैविटी, मिड पल्मनरी कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी। तो आपको पता होना चाहिए मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो अब आपको पता होना चाहिए कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा पर वो डिवाइड होती है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ वर्ड ध्यान रखना है आपको। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। फिर जो हमने राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करी वो फर्दर डिवाइड होंगी सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में। एंड द ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर आगे जाके बनेंगे ब्रोंक्यूल्स और फिर एंड में जाकर बिल्कुल पतली पतली बहुत ही थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट लाइन इज द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ध्यान रखना इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक की बात करिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात नहीं करी। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जितनी चीज़ें आई वो सब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड होगी। ये भी याद रखना है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, पूरी तरीके से रिंग नहीं बनी हुई। और वो कौन सी कार्टिलेज से बनी होती है ये हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट लाइन इज each terminal bronchiole gives rise to very thin irregular walled vascularized bag like structure known as the alveoli। तो अब यहाँ पर हमें alveoli के बारे में बताया गया है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल हैं वो राइज करते हैं थिन इरेगुलर वॉल्ड, रेगुलर नहीं होती, उनकी इरेगुलर वॉल्ड होती है, और वेस्कुलराइज्ड क्योंकि उनके पास ब्लड की सप्लाई होती है। और किस शेप के स्ट्रक्चर होते हैं वो, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये आप आगे भी मतलब आपको ध्यान रखना है कि लंग्स में भी होते हैं। फिर आगे जाके एल्वियोलाई आप नेक्स्ट ईयर जो पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स में भी आप एल्वियोलाई पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लंग्स वाले एल्वियोलाई की बात करी है। नेक्स्ट लाइन इज द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, जिसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे, लेफ्ट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी सब। फिर नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक पूरा लंग्स को कवर हो जाता है, मतलब यहाँ तक लंग्स बनाता है टोटल ये सारी चीज़ें मिलकर। नेक्स्ट इज वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। और वो किन से कवर होते हैं, जो लंग की मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बताया गया कि वो कितने लेयर की है, डबल लेयर्ड प्लूरा। नेक्स्ट इज विद द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, जो कि 2 मेम्ब्रेन्स होंगी लंग की, प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। इसका काम क्या होता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ये फ्रिक्शन कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट लाइन इज द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी वो तो थोरेसिक कैविटी के कॉन्टेक्ट में होगी, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, और जो अंदर वाली साइड होगी वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी। ये तो बहुत ही सिंपल है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, उससे पहले हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर अब आप प्रॉपरली डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या क्या लेबलिंग्स में हमें बताया गया है। सारी लेबलिंग्स का आपको ध्यान रखना है। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया। मेनली कन्फ्यूजन कई बार इन्हीं में हो जाती थी मुझे तो कि ये लैरिंग्स है और कौन से वाला एपिग्लॉटिस है, तो आपको इनमें ध्यान रखना है। फिर आगे बताया ट्रैकिया। नेक्स्ट आर द प्लूरल मेम्ब्रेन्स, एल्वियोलाई, प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंकियोल। बीच में हमें हार्ट शो किया हुआ है, ये जो सर्कुलर सी आर्क बन जाती है इसे हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। फिर हमें डायफ्राम शो किया हुआ है और डायफ्राम की मसल्स को हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। और डायफ्राम जो है आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, ये सिर्फ मैमल्स का ही फीचर है। नेक्स्ट साइड हमें शो किया हुआ है लंग्स। लंग्स कैसे होते हैं, नॉन मस्कुलर नेचर के होते हैं। फिर हमें कट एंड ऑफ अ रिब शो किया हुआ है। नेक्स्ट इज ब्रोंकस शो किया हुआ है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो राइट वाला लंग होगा उसके 3 लोब्स होंगे और जो लेफ्ट वाला लंग होगा उसके 2 लोब्स होंगे। और जो राइट वाला लंग है उसके 3 लोब्स में 10 सेगमेंट होंगे। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, इसे भी आप कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। तब आपको 2 पार्ट्स बताए जाएंगे, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रेस्पिरेटरी पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को अब याद रखना है आपको। देखो यहाँ पर हमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बताया और जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स वाले पॉइंट था वो कहाँ तक था, वो था इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना है, कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक बनेगा कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or the exchange part of the respiratory system। और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में क्या आएगा, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की जो डक्ट्स होंगी जहाँ पर कि मेन गैसियस एक्सचेंज अकर करेगा। नेक्स्ट अब हमें दोनों पार्ट्स का फंक्शन बताया है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 फंक्शन बताएंगे। पहले तो वो कंडक्टिंग पार्ट जो है वो गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई तक, फिर उसके बाद वो क्लियर करेगा, देन ह्यूमिडिफाई करेगा और उसका टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाएगा। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज पार्ट। Exchange part is a site of actual diffusion of the oxygen and carbon dioxide between the blood and the atmospheric air। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है जो एक्चुअल डिफ्यूजन का साइट है, तो वो होगा एक्सचेंज पार्ट, नॉट द कंडक्टिंग वन। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। तो यहाँ पर हमें बताया कि लंग्स सिचुएटेड कहाँ होते हैं, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, और जो कि एनाटोमिकली क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लंग्स एयर टाइट चैम्बर में इनक्लोज होते हैं। नेक्स्ट इज द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। यहाँ पर ये तो आप इमेजिन भी करेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। डॉर्सली का मतलब क्या होता है, डॉर्सली का मतलब होता है बैक साइड से। तो बैक साइड से हमारा जो लंग्स हैं वो किससे कवर होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली मतलब आगे से, आगे से कहाँ से कवर्ड होते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम अगर आपको पता हो, स्टर्नम हम बोलते हैं ब्रेस्ट की बोन को। लेटरली मतलब साइड से, साइड्स में क्या होती हैं, रिब्स। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। ये हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे की साइड होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायफ्राम की शेप क्या होती है, डायफ्राम की शेप होती है डोम शेप्ड। नेक्स्ट लाइन इज द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट। अब हमें एनाटॉमिकल सेटअप के बारे में बताया गया। एनाटॉमी तो हमें पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग स्लैश द पल्मोनरी कैविटी। अब ये बोला गया है कि कोई भी अगर चेंज होगा थोरेसिक कैविटी में तो वो रिफ्लेक्ट होगा लंग कैविटी में। और ये मेरे टेस्ट में भी कई बार क्वेश्चन आता था और मैं तो काफ़ी बार भूल जाती थी। कई बार आपको उल्टा भी कंफ्यूज किया जा सकता है, एनी चेंज इन दी लंग कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी थोरेसिक कैविटी। ये गलत होगा, ये सही नहीं है। सिर्फ कोई भी चेंज थोरेसिक कैविटी का रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी कैविटी में, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। सच एन अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ऐसा अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए असेंशियल है क्योंकि हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को। ओके, तब हम बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की स्टेप्स। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स।
पहली बात तो ये कि जो भी आप ये स्टेप्स पढ़ेंगे आपको इन्हें प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, मॉक टेस्ट में भी, मेरे टेस्ट में भी आता था कि जैसे पॉइंट्स दे दिए मिक्स करके, फिर हमें बोला कि इसे प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में अरेंज करो कि जैसे प्रोसेस अकर होते हैं, तो आपको प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज ब्रीदिंग और दी पल्मनरी वेंटिलेशन। पहली लाइन के ही 2 वर्ड से आपको ये पता चल गया कि ब्रीदिंग का दूसरा नाम क्या है। ब्रीदिंग का दूसरा नाम है पल्मनरी वेंटिलेशन, बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जिससे कि हम एटमॉस्फेयर की एयर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है उसे बाहर की तरफ छोड़ते हैं। सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किन गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अक्रॉस द विच मेम्ब्रेन? अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोली की मेम्ब्रेन के अराउंड। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यूज के बीच में। फिर नेक्स्ट इज द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन। फिर जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिनमें की एनर्जी रिलीज होगी, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे कि हम और अच्छे से पढ़ेंगे जो प्लांट्स का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर होगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अब आपको ये प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद करने हैं, इनमें और कुछ खास नहीं है। आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो जितना मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ रेगुलरली अटेंड करना क्लासेस को, तो आपको बाद में प्रेशर नहीं बनेगा। जैसे हम अभी 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इस तरीके से धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स भी हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे दिन के 10-15 मिनट तो दे ही सकते हैं एनसीईआरटी को। सो थैंक यू सो मच।